आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पे जो पिछले 20 महीने से जारी है। उसकी वजह यह है कि जिस तरह से इसराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा करना चाहता है और वहां से फिलिस्तीनियों को भगाना चाहता है, और नया प्लान बेन-गुरियन प्लान हो या वहां पे बफर जोन बनाना हो या वहां का जितना मिनरल्स है उस पर कब्जा करना हो, ये सब हम जानते हैं। लेकिन क्या अपने इस प्रोग्राम में इसराइल कामयाब हो रहा है या स्ट्रेटेजिक तौर पर इसराइल हार गया है? क्योंकि आप देखिए कि एक एक करके लोग इसराइल का साथ छोड़ रहे हैं और इसराइल को भारी नुकसान हो रहा है। तो और यह बड़े बड़े तजिया निगार लिख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक तौर पर इसराइल जो है वो शिकस्त खा रहा है, हार रहा है। वहां पर भले ही बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा हो, आज भी 100 लोगों करीब मार दिया पिछले 24 घंटे में, लेकिन एयर स्ट्राइक कर देने से, मारने से इसराइल जीत जाएगा ऐसा कह पाना मुश्किल है। वहां जिस तरह की फाइट हो रही है, सब पूरे मसले पर हमने बात की हमारे जो माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं शौकत भारती साहब से, और समझने की कोशिश की कि क्या स्ट्रेटेजिक तौर पर इसराइल हार गया है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो ऐसा ही नजर आ रहा है। सुनिए इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा। नहीं तो शौकत भारती साहब, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेटेजी जंग की बनाई गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि स्ट्रेटेजिक ये पूरी वॉर हुई है, उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि किस तरह से कभी हमास एक्टिव हो जाता है, कभी हूती एक्टिव हो जाता है, कभी हिजबुल्लाह एक्टिव होता है, ईरान उधर पूरा जो है वो अपना की तैयारी ये ना समझना कमजोर है, वो एक पूरा। तो क्या उसमें ये माना जाए कि ये स्ट्रेटेजिक वॉर में ये जो पूरी टीम थी, इसको आप कह लीजिए, ये कामयाब हुए? जो प्रॉक्सी वार जिसको हम कह लें, उसमें ये कामयाब हुए? क्योंकि अब तो ये रिपोर्ट आई गई कि साहब इसराइल जो है, उन्होंने कहा कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी वार होगी। इसका मतलब तो क्लियर हो गया कि वो अपने स्ट्रेटेजी में, और हमास आज भी, ये 40,000 की रिपोर्ट तो पुरानी है, लेकिन जो खबर ये आ रही है कि साहब जिसके लोग मारे गए हैं, जैसा कि आपने भी कहा और हम सब समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अकेले बच के क्या करेंगे? जब उनको मरना ही ये सोच रहे हैं तो लड़ के मरो। तो ये तो तादाद भी उनकी बढ़ रही है और ये कह रहे हैं कि हम थक गए। वहां थकान की कोई गुंजाइश नहीं है शौकत भारती साहब। तो क्या वो अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो गए, ये माना जाए? देखिए बात क्या है, ये जंग बहुत खराब रुख के ऊपर जा रही है, बहुत खराब रुख पर जा रही है। किसी वक्त भी आपको सुनाई देगा कि ईरान के ऊपर अटैक हो गया, और या ये आपको सुनाई देगा कि यूक्रेन के ऊपर रशिया ने बड़ा हमला कर दिया। वजह क्या है कि ट्रंप ने जो तकरीबन 1.25 घंटे बातचीत की है पुतिन के साथ में यूक्रेन अटैक के बाद, उसमें बड़ी हॉट टॉक हुई है और ट्रंप ये समझा रहा था कि वो तुम पर अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, अब तुम अटैक मत करो और तुम ईरान को समझाओ। तो पुतिन ने उसको बहुत कस के फटकार दिया कि तुम हमको डायरेक्शन दे रहे हो कि हम यूक्रेन के ऊपर अटैक न करें, और हम ईरान को समझाएं। ईरान जो है वो चूंकि बहुत बड़ा ड्रोन सप्लाई कर रहा है किसको? ईरान जो जंग को टाल रहा था कि जंग अगर बढ़ेगी तो यूक्रेन की जंग खतरे में हो जाएगी। पुतिन ये कह रहे थे कि यूक्रेन की जंग बंद हो जाए तब फिर इस मामले को किया जाए। ईरान भी ये देख रहा है कि भाई हमको अगर रशिया साथ देगा, और रशिया ये देख रहा है कि इस वक्त हमको ईरान साथ देगा। रशिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? या ईरान सपोर्ट कर रहा है, या नॉर्थ कोरिया सपोर्ट कर रहा है, या कुछ चाइना सपोर्ट कर रहा है। बाकी कोई मुल्क जो है वो तो रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहे। उन लोगों ने यह फायदा उठाया कि इस वक्त दुनिया जो है यूक्रेन की वजह से रशिया के खिलाफ है, और जो टर्की है वो भी नाटो का मेंबर होने की वजह से वो भी पूरी तरीके से खिलाफ है।
ये बहुत अच्छा टाइम है, रशिया वहां फंसा हुआ है, हम ईरान को निपटा देंगे, ये इन्होंने खेल खेला। और फिर बीच में इन्होंने ये किया, जिसे कहते हैं कि मांडवाली की, कि हम यूक्रेन की जंग बंद करवा दे रहे हैं, तुम ईरान के लिए कुछ मत बोलो। तो इन्होंने पुतिन के साथ में ट्रंप ने ये बातचीत रखी। उन्होंने कहा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पे गारंटी देने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरीके से तैयार हैं कि वो एटम बम नहीं बनाएगा, आप उसके ऊपर अटैक मत कीजिए। आप अगर अटैक करेंगे तो फिर ये गड़बड़ होगा। अब ट्रंप का तो पूरा मिशन ही ये है ज़ायनिस्ट लॉबी का कि ईरान को बर्बाद कर दें। उनको पता है कि ईरान को अगर हम बर्बाद कर रहे हैं तो अगर हम इनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, रशिया को अगर हम जंग में बड़ी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रशिया की तरफ से आ जाएगी। इसलिए सीज फायर भी नहीं कराओ और यूरोप को, नेटो को, सबको इकट्ठा जो है झोंक दो कहां के ऊपर, कि वो इसको संभालें, पुतिन को संभालें, और हम और इजराइल और यूरोप। इसके साथ साथ हमने ये बात भी की कि जिस तरह से सीरिया की जानिब से अटैक हुआ है अभी रॉकेट के जरिए इजराइल पर, ये सीरिया से वो कौन सी ताकत है जिसने हमला किया है? क्या सीरिया से भी इजराइल को अब खतरा है, जबकि वहां पे जुलानी सरकार है? इस पर सुनिए शौकत भारती साहब ने क्या कहा कि क्या कुछ सीरिया और इजराइल को लेकर के चल रहा है। देखिए शौकत भारती साहब, बात निकल जाएगी। आपने जो अटैक की बात कही कि हिजबुल्लाह की बात कही, उधर अल-कसाम ब्रिगेड, या आपने एक और जिक्र किया इराक के, लेकिन एक जो अभी 3-4 रोज हुए हैं करीब, सीरिया से भी अटैक हुआ था ईरान, ये इजराइल पे। ये कौन सा ग्रुप था जो सीरिया से अटैक कर रहा था? तो क्या ऐसा है कि सीरिया से भी अटैक हो सकता है? क्या ऐसी कोई है वहां पे गुंजाइश? इसमें अभी कोई खास रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन दो तरह के चांसेस हैं। एक चांस ये है कि जो सीरिया के अंदर फिलिस्तीनी ग्रुप था जिसको डिसआर्म करने की कोशिश कर रहा है और काफी हद तक डिसआर्म कर दिया है जौलानी ने, या तो उसने 2 रॉकेट मारे हैं, ठीक है, और या फिर ये जानबूझकर एक ड्रामा किया गया है कि ताकि इजराइल के जरिए हम हमला करा सकें, ठीक है। और फिर टर्की भी पहुंचा, वहां के ऊपर अमेरिका का एम्बेसडर जो था वो भी पहुंचा, और ये सब सारी बातें पहुंची, और गोलान हाइट्स के पास बातचीत हुई कि हम यहाँ से, यानी वहां के ऊपर एक बाकायदा तौर के ऊपर उनको फेंसिंग करने का परमिशन दे दिया गया कि भाई यहाँ से अटैक हो रहा है, इसलिए हम यहाँ के, यानी जो पूरी दुनिया में एक आवाज उठ रही है कि भाई सीरिया के ऊपर इजराइल हमला क्यों कर रहा है। खुद ईरान से भी आवाज उठ रही है कि भाई सीरिया के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, और सीरिया के ऊपर जहां जहां हमला कर रहे हैं जौलानी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, वहां जहां अलवाइट्स के लोग हैं उनके ऊपर कर रहे हैं, और वहां के ऊपर जो शिया डोमिनेशन है उसको कर रहे हैं, वहां जो दुरूस हैं, यानी वो लोग जो प्रो जौलानी नहीं है, सारे हमले जो है फिर वहां के ऊपर कर रहे हैं। अभी हमा के पोर्ट के ऊपर हमला किया जा रहा है, क्योंकि जो सीरिया है वो अंदर से अभी सेटल्ड नहीं है, क्योंकि किसी ने जौलानी को एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये तो जौलानी उन्हीं का टूल है। वहां के ऊपर एक सीरिया को एक टेररिस्ट हब बनाया जा रहा है कि दुनिया भर के तमाम टेररिस्ट को वहां के ऊपर इकट्ठा करके, जो मर्सनरीज हैं इनकी, चूंकि ईरान के ऊपर जब मामला होगा तो इनको आदमी की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की, कटने मरने वाले की। जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यासिर अबू शबाब को हम हमास के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? जब इजराइल की आर्मी मर रही है तो उनको आदमी चाहिए अपना बचाने के लिए, ठीक है। अब वो ऐसे ही गद्दार जो हैं, वो जो अपने आप को नाम नेहाद मुसलमान और क्या नाम है जिहादी और सब कहते थे, ये चाहिए इनको। तो पूरी दुनिया से टेररिस्ट को इकट्ठा करके, जैसे पहले बशर असद की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की गई थी, उसी तरह से अब जौलानी की गवर्नमेंट बन गई है। वर्ल्ड दुनिया भर में जो जिहाद के नाम पर तमाम दहशतगर्द तंजीमें अमेरिका ने और सऊदी अरब ने और कतर ने और यूएई ने मिलकर बनाई है,
ये सारी दहशतगर्दों को यहाँ के ऊपर एक पूरा एक फोर्स बिल्टअप कराया जा रहा है, क्योंकि वो भी डू एंड डाई वाले हैं। उनको तो जहां से पेमेंट मिलना है वहां के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। उनका अपना कोई विजन नहीं है। उनको एक ड्रेस दे दिया जाएगा, जैसे ही आतंकवादी है इसकी दाढ़ी काट दी गई और ये किया गया, उसी तरह से इसके साथ में भी ये काम करने का वहां के ऊपर प्लान है। तो ये जो 2 अटैक किया गया था, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है कि ये फिलिस्तीनी ग्रुप ने किया या एक प्लांटेड एरिया था। हाँ, लेकिन उसके बहाने एक बहुत बड़ा हमला जरूर सीरिया के ऊपर किया गया। वहां पे हमा का पोर्ट बर्बाद किया गया और भी बहुत जगह बम्बार्डमेंट करने का इजराइल को मौका मिला, क्योंकि सीरिया भी उनको संभाल के रखना है। अगर उनको ईरान के साथ एक गंभीर, क्योंकि जंग के अंदर जा रहा है मामला, अब जंग के अलावा कोई कहीं पीस के ऊपर बातचीत नहीं हो रही। तो नाज़रीन, ये थे हमारे एक्सपर्ट शौकत भारती साहब, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया, और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी मेंबरशिप के लिए एमएमसी न्यूज इंडिया को ज्वाइन कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन ये हमारे चैनल के लिए मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।